सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मेरा होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो 2022 में लॉ के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि जो इस साल LLB करना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो है। तो डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न होंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप इसमें एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है, और इस कोर्स को करने के बाद क्या आपके पास एज ए करियर ऑप्शंस रहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है एज अ इंडिविजुअल या गवर्नमेंट में। तो यही सारे पॉइंट बच्चों आज के वीडियो में होने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसका कि नाम है टीचिंग और लर्निंग हब, इसमें टीचिंग, लर्निंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज से संबंधित वीडियो डालती रहती है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं कि लॉ के कोर्स को करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस कोर्स को जानने से पहले मेरी एक एडवाइस है उन बच्चों के लिए जो कि इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कि उन बच्चों को ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए यदि अगर आपके पास दो क्वालिटी है। पहली क्वालिटी कि आप बहुत अच्छे वक्ता हो। वक्ता मीन्स कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप अपनी बात को किसी के सामने भी स्ट्रांगली रखना जानते हो, यानी कि आप कोई भी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट जब भी आप करें, इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट को रखना जानते हो। दूसरी क्वालिटी यानी कि आपका अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड हो। देखो, माइंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंटेलिजेंट माइंड और दूसरा होता है कि जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहा जाता है, यानी कि सिचुएशन को, हिसाब को देख के एकदम से जिसे हाजिर जवाब अगर आप हैं तो आप इस कोर्स को ज़रूर करिए। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये तो देना चाहती थी मैं आपको छोटी सी सलाह कि ये कोर्स किन के लिए अच्छा है। बाकी आपके स्वयं की मर्जी है कि आप इसे करना चाहें या ना करना चाहें। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो की तरफ। तो आइए बच्चों, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इस कोर्स के बारे में और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि आपने किस स्टेप को फॉलो करना है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहली बात करेंगे बच्चों इस कोर्स की, जो बेसिकली जो LLB जो इसका नाम होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसे कहा जाता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ठीक है, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। नेक्स्ट आता है कि यदि अगर आपने इस कोर्स में इस साल एडमिशन लेना है तो आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात, तो इसमें मांगा जाता है या तो आपका 12th पास होना चाहिए या आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन पास। ठीक है, परंतु इसमें जो अंतर आ जाता है इस कोर्स को करने के लिए वो ये आता है बच्चों कि यदि अगर आप 12वीं के बाद इस कोर्स को करते हैं तो आपके कोर्स की जो अवधि होती है, यानी कि जो ड्यूरेशन होती है, वो होती है कम से कम 5 साल। और यदि अगर आप इस कोर्स को ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो ये होती है आपकी केवल 3 साल। इसके साथ साथ फ़र्क ये आ जाता है बच्चों कि यदि अगर आप 12वीं के बाद इस कोर्स को करते हैं तो आपको जो आपकी LLB की डिग्री होगी, इसके साथ साथ आप LLB की डिग्री तो आपको माना जाएगा, परंतु इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएट भी माना जाता है। ठीक है, तो ये फ़र्क आ जाता है 12th की बात करने में और ग्रेजुएशन की बात करने में। अब बात करते हैं बच्चों की परसेंटेज की। तो परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें कम से कम जो परसेंटेज मांगी जाती है वो मांगी जाती है इसमें 45 से और 50 के बीच। वैसे 45% में भी आपका इसमें एडमिशन हो जाता है। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि SC ST OBC इत्यादि है, तो उन कैटेगरी के लोगों के लिए कम से कम मिलती है आपके 5% की छूट। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कोर्स की जो अवधि होती है वो होती है 3 साल और कम से कम 5 साल। सो बेसिकली इसमें 6 सेमेस्टर आपके होते हैं। ठीक है, और इस सेमेस्टर के दौरान आपको पूर्ण रूप से जो पढ़ाई होती है वो कानूनी से रिलेटेड ही होती है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे संवैधानिक कानून के बारे में बताया जाता है, परिवार कानून के बारे में बताया जाता है, न्यायशास्त्र, IPC, CRPC इत्यादि कानून आपको इसमें पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बच्चों बेसिक सी चीज़ें। अब जैसे एक चीज़ मैंने यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई कि यदि अगर आपका जो ग्रेजुएशन भी है ना, तो चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में है, चाहे वो आपका आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तब भी आप इस लॉ के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि जो इस कोर्स में एडमिशन लेगा, ठीक है, उस कोर्स में एडमिशन लेने की प्रक्रिया है क्या। तो देखो बच्चों, इसमें प्रक्रिया ये है कि वैसे तो
क्लैट नाम का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसको कि टेस्ट कंडक्ट किया जाता है क्लैट, जिसे कि कहा जाता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो ये उस प्रकार का ही टेस्ट होता है जैसे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे यूजी पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देते हैं, उसी प्रकार से लॉ के कोर्स में अगर आपने एडमिशन लेना है तो क्लैट नाम का आपको ये टेस्ट देना पड़ता है। इस एग्ज़ाम को जो कंडक्टिंग बॉडी है, जो इसको देखभाल करती है, वो आती है NLU, यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इस कोर्स में इस क्लैट एग्ज़ाम में होता क्या है कि इसको आप 12वीं के बाद भी दे सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आपको लॉ कोर्स में एडमिशन मिलेगा, परंतु शर्त वही होगी कि जो ड्यूरेशन होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये तो है कि कॉमन टेस्ट के द्वारा आप LLB के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि अपने यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आता है आपका BCI के बारे में, ठीक है। अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आपको BCI ज़रूर पता होना चाहिए कि बेसिकली BCI बॉडी क्या है और क्या क्या काम करती है पूरे इस लॉ के क्षेत्र में, ठीक है। देखिए बच्चों, जो भी बच्चे LLB का कोर्स कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि BCI वो बॉडी है जो कि कानूनी शिक्षा और कानून से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको हैंडल करती है, उनको देखती है। जैसे कि अभी अगर आपने B.Ed का कोर्स करना है तो B.Ed के कोर्स को देखने के लिए कौन सी बॉडी होती है? NCT, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राइट, या आपका होता है UGC इत्यादि। उसी प्रकार से कानूनी शिक्षा को जो रख रखाव करती है और कानून से संबंधित जो भी चीज़ें होती है उसे हैंडल करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब आगे समझिए बच्चों कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो किस तरीके से आपके लॉ को पूरा मॉनिटर करती है। सबसे पहला तो जो है ये जो क्लैट एग्ज़ाम है ये भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सुपरविजन में होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि अगर आपकी LLB की डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन, उसके बाद होता क्या है बच्चों, आपको करनी पड़ती है 6 महीने की इंटर्नशिप, ठीक है। 6 महीने की इंटर्नशिप जब आपकी पूरी हो जाती है, LLB की डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आता है आपका पॉइंट कि आपको अपने आप को एनरोल कराना पड़ता है, ठीक है। एनरोल कहाँ पे कराना पड़ता है? वो कराना पड़ता है आपको स्टेट बार ऑफ काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे आपको एनरोल कराना पड़ता है और इस एनरोल को कराने के बाद इनका अपना एक एग्ज़ाम होता है। यदि अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देते हो, पास कर देते हो, तो तब आप किसी भी अच्छे कोर्ट में और किसी अच्छे वकील के अंडर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आप तभी कर पाते हैं जब आप स्टेट बार ऑफ काउंसिल की में अपने आप को एनरोल कराएंगे, वहाँ का एग्ज़ाम पास करेंगे और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद बाकायदा आपको स्टेट बार ऑफ काउंसिल एक सर्टिफिकेट देती है। जब वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो उसी के बाद आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है बार ऑफ काउंसिल का। तो ये तो मैंने आपको रूपरेखा बता दी कि भाई आप किस तरीके से इस कोर्स को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास एज ए इंडिविजुअल क्या ऑप्शंस रहेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट में कहीं अपनी जॉब इत्यादि देखते हैं तो क्या आपके पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें टॉप लेवल पे अगर देखते हैं तो जुडिशरी इत्यादि के एग्ज़ाम होते हैं, जिसके अंतर्गत आप इस एग्ज़ाम में बैठकर इसे क्वालिफाई करके सिविल जज इत्यादि बन सकते हैं, ठीक है। परंतु होता क्या है कि ये जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी हाई लेवल का होता है, मतलब ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से UPSC लेवल का ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहे तो ग्रेजुएशन के बाद लॉ के सपोर्ट से आप UPSC की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि आपकी ये ग्रेजुएट डिग्री मानी जाती है तो इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नेट इत्यादि के एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं और अगर आप चाहे तो भविष्य में किसी भी लॉ इत्यादि कॉलेज में लेक्चरर इत्यादि की पोस्ट पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट के शॉर्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि लॉ कोर्स को करने के बाद आपके पास एज ए इंडिविजुअल क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, व्यक्तिगत रूप पे या आप कहीं पे किसी फर्म इत्यादि में जाके अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास क्या करियर ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगी कि आप बन जाते हैं एडवोकेट, ठीक है। दूसरा है कि आप चाहे तो किसी के भी लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, ठीक है। लीगल एडवाइज़र यानी कि आप उसको किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसका किस प्रकार का केस है, ठीक है।
जैसे कि मान लीजिएगा किसी का फैमिली इत्यादि से संबंधित कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आप उनको सलाह दे सकते हैं। तीसरा आता है कि यदि अगर आप चाहें तो जैसे कि आपको पता है कि एमएनसी इत्यादि कंपनियों में भी आजकल कॉर्पोरेट लॉयर की ज़रूरत होती है, यानी कि जो कंपनी के जितने भी कानूनी दांव पेच से संबंधित चीज़ें होती है वो उनको देखता है। तो आप एज ए कॉर्पोरेट लॉयर या कॉर्पोरेट लीगल एडवाइज़र के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि साइबर क्राइम जो है वो डेली डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब नया साइबर लॉ भी आया है, तो साइबर लॉ के भी आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त सॉलिसिटर आप बन सकते हैं, और आप चाहें तो अगर कहीं पे भी किसी कॉलेज में एज ए लेक्चरर की पोस्ट पे काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके पास सारे ऑप्शन जो कि मैंने आपको प्राइवेट के और गवर्नमेंट के दोनों बता दिए। इसकी अब बात कर लेते हैं वो कोर्सेज जो कि क्लैट के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और जो यहाँ पे अपने एडमिशन देते हैं लॉ के कोर्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि है आपके बेंगलोर में। दूसरा आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि है आपकी भोपाल में। तीसरा आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि है आपकी जोधपुर में। चौथा आता है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। फिफ्थ है आपका राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला। एंड सिक्स्थ है आपका चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि है आपकी पटना में। लास्ट यूनिवर्सिटी है राम मनोहर नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि है आपकी लखनऊ में। तो बच्चों, ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि सरकारी लेवल पे आपको टेस्ट इत्यादि देके और आप इस यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो फ़र्क आता है केवल फीस का, जो आप प्राइवेट में होती है थोड़ी फीस ज़्यादा होती है और यहाँ पे नॉमिनल फीस होती है आपकी। तो बच्चों, बस यही थी आज का वीडियो जिसमें कि मैंने डिटेल में आपको समझा दिया कि एलएलबी कोर्स क्या है और किस तरीके से आप इसे अचीव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बार ऑफ काउंसिल को आप ध्यान में रख के इस कोर्स को करिए। तो बस प्यारे बच्चों, यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसका कि नाम है टीचिंग और लर्निंग हब, इसमें टीचिंग से संबंधित, लर्निंग से संबंधित और भी प्रोफेशनल कोर्सेज से संबंधित काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहती हूँ। तो बस प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। जब आप मेरे चैनल को लाइक देते हैं और एक सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा वीडियो रैंक करता है और इस वीडियो के माध्यम से और भी बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो उन तक भी पहुंचेगा। तो बस बच्चों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।